अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ वो एमडी केट्स फिज़िक्स की सीरीज़ है। और ये स्पेशली डिज़ाइन है ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए, और इक्वली इम्पॉर्टेंट है जो लोग एफएससी कर चुके हैं उनके लिए भी। लेकिन इसमें ए लेवल वालों को थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा इसमें इसलिए है कि उनको साथ साथ बताता जाऊंगा कि अक्सर ए लेवल वाले बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने कौन से टॉपिक जो ए लेवल में किए हैं और एमडी केट की फ़िज़िक्स किस लिहाज से डिफरेंट है। उनको एक खाम खा एक वहम होता है कि जी शायद एमडी केट की फ़िज़िक्स टोटली डिफरेंट है। ऐसा नहीं है। मैं उसका सिलेबस आपको दिखाऊंगा और लिंक करके बताऊंगा कि आपका ए लेवल में कौन सा टॉपिक जो है वो है जो एमडी कैट के अंदर इंक्लूडेड है और कौन से टॉपिक नहीं है। ठीक है। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये स्टार्टिंग वीडियो होगी, पहली वीडियो है, इसको आप गौर से सुने और देखें। कुछ टर्मिनोलॉजीज का फ़र्क होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ, कि जो ए लेवल में और एफएससी में थोड़ा डिफरेंट होता है। और चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये जो लेटेस्ट पेपर है, सिलेबस है। अब पीएमडीसी ने 2024 का सिलेबस अभी अपडेट करना है। वो उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ माइनर चेंजेस होंगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे कोई टॉपिक निकल जाएंगे और कोई बहुत सारे नए ऐड हो जाएंगे। नए ऐड होने का चांस बहुत कम होता है, कुछ पीछे जमा तफरीक कर ली जाती है, बल्कि ज़्यादा माइनस होने का ही चांस होता है। तो वो भी आपको एक दो दिन में होपफुली आ जाएगा उनकी वेबसाइट पे। तो वो भी आप देख लेंगे। अब देखें जी बच्चों, सबसे पहली अगर आप देखें गौर करें, सिलेबस आपके सामने है। और इसको एक सेकंड यार, मैं अपना ओके बच्चों जी, देखो जी का टॉपिक कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। पहला है फोर्स एंड मोशन। और इसमें टोटली वही है जो आपने ए लेवल में पढ़ा हुआ है। वर्क एंड एनर्जी में हम डिटेल में बताएंगे। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये आपके पास हैं 13 टॉपिक्स। ओके, थोड़ा डिटेल में चलते हैं जी। अगर पहले टॉपिक में जो है वो आपके पास क्या है, फोर्स एंड मोशन के अंदर अगर सब टॉपिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपने सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आपको सारा पता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे अचीव करते हैं। आपको पता है कि ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ वही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। और आपको पता है फर्स्ट लॉ जो है, जब एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स नहीं लगती तो उस ऑब्जेक्ट या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है या आपके पास जो है वो रेस्ट पे रहता है। सेकंड लॉ क्या है, आपके पास F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, यही डेफिनेशन है। नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उतनी ही फोर्स उस पर लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, कोई फर्क नहीं है। हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे इन पे। लीनियर मोमेंटम सेम चीज़ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो भी सेम है। और यहाँ पे एमडी केट में जो है मोमेंटम, जैसे ए लेवल में आपने टू डायमेंशन में भी बात की है कि दो ऑब्जेक्ट अगर इस तरह टकराते हैं, उसके बाद कोलिजन के बाद एक इधर जाता है एक इधर जाता है, ये भी आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, मगर एमडी कैट के सिलेबस में नहीं है, एक ही डायरेक्शन में कोलिजन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वही है, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशन की बात हो रही है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन अंडर डिफरेंट केसेस, प्रोजेक्टाइल मोशन नो चेंज। ओके, सेम प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा कंसेप्ट सेम है। करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट, और मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें आपने
ए लेवल में सारी की सारी बातें एज इट इज पड़ी हुई हैं, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज का फर्क होता है। जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू यूज़ करते थे, फाइनल वेलोसिटी के लिए वी यूज़ करते थे। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के लिए वी आई यूज़ करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए वी एफ यूज़ करते हैं। तो जो पहली इक्वेशन थी हम यूज़ करते थे एस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे क्या होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस फॉर्म में आपने याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी इसका फ़र्क है, बाकी सब कुछ वही है, कोई फ़र्क नहीं है। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, बाकी जो है वो आपके पास टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व होती, मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। इलास्टिक में रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। वही बातें जो आपने वहाँ पढ़ी हैं एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ होंगी, ठीक है। फिर ये वही बातें दोबारा उसको रिपीट कर रहा है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट, डिस्क्राइब एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इंटरप्रेट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या क्या आपको मिलता है, ग्रेडियंट इज वेलोसिटी, और बाकी जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल हो तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, सिंपल सी बात है, जो अगर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है वो वेरी हो रहा है तो उसको वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यू नो दैट। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। उसके बाद बच्चों बात ये है कि कितना दूर जाके गिरेगा, कितना टाइम उसमें लेगा। अब ये बातें सारी रिपीट हो रही हैं। न्यूटन लॉज टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट, डिस्क्राइब द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आपको पता है सारा, आपने भी ये यूज़ किया हुआ है। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपको ये बात आपने प्रूव की है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ को यूज करके बनता है बेसिकली। डिस्क्राइब दैट मोमेंटम इज कंजर्वेशनल सिचुएशंस, किस किस सिचुएशंस के अंदर मोमेंटम कंजर्व होता है। आइडेंटिफाई दैट द परफेक्टली इलास्टिकली एंड द relative speed of approach is equal to relative speed of separation. This is first chapter, there is no change, कंप्लीटली जो आपने ए लेवल में पढ़ा हुआ है वो सब शामिल है। मतलब उसमें कुछ कम शामिल है, लेकिन ये जो सब कुछ है ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप ये वहम दिमाग से निकाल दें प्लीज़ कि आपका ए लेवल जो है वो डिफरेंट है। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि ए लेवल के अंदर आपने ज़्यादा टेक डेप्थ के अंदर पढ़ा हुआ है। मैं आपको इसके पास पेपर के क्वेश्चंस, जब मैं इसके प्रॉपर वर्किंग उस पर काम शुरू करेंगे लेक्चर सीरीज, तो आपको दिखाऊंगा पास पेपर के क्वेश्चन। आप हैरान होंगे कि इतने सिंपल और सरफेस के ऊपर से सरफेस नॉलेज टेस्ट किया जाता है। कैम्ब्रिज सिस्टम ने इतना डेप्थ में आपसे चीज़ें पूछी हैं, आपका दिमाग इतना इस्तेमाल हुआ है, अगर आपने समझ के पढ़ा हुआ है ये सब कुछ आपको हलवा लगेगा। बिलीव मी, सब कुछ हलवा लगेगा। वर्क एंड एनर्जी, देखो बच्चों, वर्क एंड एनर्जी में क्या है जी। वर्क आपको पता है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद फोर्स के डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे एक नई बात थोड़ी सी आपको पता चलेगी। एफ डॉट डी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो वर्क होता है। जिन लोगों ने ए लेवल में मैथ पढ़ी है उनको पता है कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें उनका प्रोडक्ट अगर एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मैथ नहीं पढ़ी उनको डॉट प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है, तो ये ज़रा डिफरेंट सी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, पावर, नो चेंज एट ऑल। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Define energy, explain kinetic energy, explain the difference between potential energy and gravitation potential energy, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब ऑब्जेक्ट को आप जो है मूव करते हो कि उसकी हाइट में चेंज आता है, तो वो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।
Potential energy possessed by the object inside a gravitation field is gravitation potential energy. सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है भैया? वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, वो जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। डिस्क्राइब दैट द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस लेवल एंड कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जाहिर है आप इस जगह को, अगर इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करते हो तो इधर ऊपर जो है पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, ये आप लोगों को पता है। नीचे जो है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। ठीक है, इस रेफरेंस से ग्रेविटेशन फील्ड आपका इस तरफ है। अच्छा जी, एक्सप्रेस पावर। अच्छा बच्चों, डिस्क्राइब दैट द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस, एक्सप्लेन पावर एज अ स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए, ये जो स्केलर प्रोडक्ट वाली बात है ना, ये मैंने आपको ऊपर बताई है कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये होता है जब आपके पास उनका प्रोडक्ट जो है एक स्केलर क्वांटिटी हो। इस पे हम बात करेंगे। एक्सप्लेन दैट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज डेसिपेटेड एज अ हीट, यू नो, स्टेट द implications ऑफ एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको पता है कि एफिशिएंसी 100% नहीं होती, एनर्जी जो है वो कुछ दूसरी फॉर्म्स के अंदर वेस्ट हो रही होती है। ये वही बात है, ये सारा जो है वर्क एनर्जी में। आप बताएं यार, खुद फैसला करें। अगर कोई ए लेवल के अंदर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो ए लेवल में ना पड़ी हो, तो वो सिर्फ एक स्केलर प्रोडक्ट वाली बात है। बाकी सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बाकी सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो एफ डॉट डी, एंड यू नो दैट के हाँ, यहाँ पे पावर क्या चीज़ होती है? पावर इज वर्क डन ओवर टाइम, and work is F dot D divided by T. So D divided by T is a vector velocity, so F dot V। सिंपल कहानी, कोई मसले वाली बात नहीं। देखो बच्चों, रोटेशनल एंड एंगुलर एंड सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाले दोनों टॉपिक्स थे ये आपने एस में पढ़े हुए हैं। यहाँ पे रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन जो है इसका, ये A2 में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर A2 का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यू नो अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, जब एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिवोल्यूशन क्या होता है कि अब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, और जब ये एक साइकिल कंप्लीट करता है, फिर डिग्री, रेडियन, यू नो अबाउट रेडियन एंड डिग्री। वन रेडियन जो है एंगल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एंगुलर वेलोसिटी एवरीबॉडी नोज, जिसने A2 पढ़ी, एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यूनिट इसकी सब लोगों को पता है, रेडियन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, लीनियर वेरिएबल्स क्या, जैसे V इज इक्वल टू एंगुलर वेरिएबल्स R ओमेगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, linear displacement is S, angular displacement is theta. This is the relationship. Relationship between linear and angular velocity. This is the relationship. Relation between linear and angular acceleration. ये बात आप लोगों ने नहीं पढ़ी। Angular acceleration के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसमें, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, सो यहाँ से आप लोग सिंपल देख सकते हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से शो करते हैं, तो डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। इस पे हम बात करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, एवरीबॉडी नोज फोर्सेस काजिंग सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट सिचुएशंस में, सबको लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जी जैसे ये ऑब्जेक्ट है और यूनिफॉर्म सर्कुलर, इस तरह सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, तो ये जो है ये टेंशन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है वो ये है कि हम सिर्फ ए लेवल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते थे, जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स सेंटर होता है, सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। इधर क्या हो सकता है कि इधर आपके पास जो ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड भी चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ साथ एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, जिसको हम कहते हैं AT, विच इज एट टेंजेंट टू द सर्कल। और दूसरा जो है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जिसको AC ऑलरेडी आप जानते हो।
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड चेंज हो रही है। v1 v2 स्पीड का भी फर्क है, v3 और फर्क है, v4 स्पीड का भी फर्क है। लेकिन जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो वहां स्पीड सेम होती है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये सारी बातें रिलेशन उसी को वापस दोबारा दोबारा से लिख रहा है। ठीक हो गया। तो एक नई बात क्या पता चली आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन। नई बात क्या पता चली कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, उसकी भी बात होगी। यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, डिटेल में डिस्कशन होगी, तो हम इस पे बात करेंगे। अब ये 3 चैप्टर्स में ये कहानी आपको फर्क पड़ गई। अच्छा बच्चों, आते हैं 4th चैप्टर पे, वेव्स पे। आप देखो यार, प्रोग्रेसिव वेव्स आपको नहीं पता क्या होती हैं, जो एनर्जी कैरी करती हैं। क्रस्ट का नहीं पता, ये आपके पास एक वेव है जो मैक्सिमम, ये आपके पास है क्रस्ट है, ये ट्रॉफ है। आप मुझे बताएं कि आपको एम्पलीट्यूड का नहीं पता। एम्पलीट्यूड का सर जी पता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है तो वेवलेंथ का नहीं पता आपको, सर ये वेवलेंथ है। ठीक है, इधर इस एक्सिस पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके इस एक्सिस पे डिस्टेंस होता है। ये वेवलेंथ हो सकती है, ये वेवलेंथ हो सकती है, एंड सो ऑन। आप मुझे बताएं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का नहीं पता। सो सर अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वेव्स का, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ये सर टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी का पता है आपको, 1/t, कोई फर्क नहीं है। टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स की डिफरेंट, आपने प्रोग्रेसिव वेव्स की टाइप आपने पढ़ी है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, पीरियोडिक वेव्स। वेव्स बेसिकली पीरियोडिक ही हैं, जो रिपीट होती हैं, आपको एक सर्टेन टाइम के बाद उनको पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। नाम से घबराना नहीं, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। सो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, जिसमें जो पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसमें along the direction of propagation of wave होती है। speed of sound in air, principle of superposition, you know कि when two waves meet at a point in the resultant displacement is the sum of individual displacements। स्टेशनरी वेव्स की सारी कहानी आपको पता है। टू जब प्रोग्रेसिव वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं विद सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम टाइम पीरियड, तो वो एक स्टेशनरी वेव बना देती हैं। स्टेशनरी वेव में पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जो है वो, आपको पता है कि सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। कुछ पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते जिनको नोट कहते हैं, कुछ मूव करते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ, उनको एंटी नोट करते हैं, एंड सो ऑन। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, एवरीबॉडी नोज कि ये जो है ना, आपने ये जो अभी पढ़ाया जा रहा है ये सब कुछ आपने एएस में पढ़ा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में थोड़ा सा फर्क है एक केस का, कि हम जो है वो ऑब्जर्वर को ए लेवल में रेस्ट पे हमेशा डील करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। यहाँ पे एक चीज एडिशनल है कि ऑब्जर्वर अगर आपका मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, तो फिर जो है क्या फर्क पड़ेगा। और when the source is moving towards the stationary observer, when the source is moving away from the observers। ठीक है, ये सब कुछ आपने अ, सिर्फ एक केस नहीं पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूले में चेंज आ जाएगी कि जब सोर्स के बजाय ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो फिर क्या होगा। फिर बचा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये अब आपने A2 में पढ़ा है, ऑसिलेशन वाले चैप्टर में। सिंपल हार्मोनिक मोशन, द मोशन इन विच acceleration is directly proportional to displacement and acceleration is directed towards the mean position। characteristics of simple harmonic motion, वो सारा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट। एवरीबॉडी नोज कि ये ग्राफ जो है ये सर पोटेंशियल एनर्जी का होता है, ये ग्राफ जो है ये काइनेटिक एनर्जी का होता है। टोटल एनर्जी का ग्राफ जो है वो ऐसे कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। फिर टाइम के साथ एनर्जी के रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन। इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, स्पेल इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मीन पोजीशन पे जीरो, यहाँ मैक्सिमम एक्स नॉट एंड सो ऑन। एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एवरीबॉडी नोज कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वाइब्रेशंस क्या होती हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये सारे लर्निंग आउटकम्स है जो जहाँ पे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक्सप्लेन द टर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा जी, इसमें देखते हैं क्या फ़र्क है। डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर ए मीडियम। ठीक है, एवरीबॉडी नो, सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग
V इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये लेमडा लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए बस वालों ने। अब ये इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम है नहीं जो आप लोगों ने करके आए, तो यहाँ पे इस तरह की गलतियाँ क्वेश्चन के अंदर, एम्बिग्विटीज और ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिस्क्राइब दैट एनर्जी इज ट्रांसफर ड्यू टू द प्रोग्रेसिव वेव्स, ओके। कंपेयर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक्सप्लेन दैट द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। और ये जो है ना, ये फ़र्क है कि स्पीड ऑफ वेव्स का फार्मूला क्या होगा। डिस्क्राइब द लेप्लास करेक्शन द न्यूटन्स फार्मूला, ये सारी बातें बिल्कुल आपके लिए नहीं है। स्पीड ऑफ एयर डिपेंड्स करती है। अच्छा, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन इन टू वेव्स इन कोहेरेंट सोर्सेज, यू नो कोहेरेंट सोर्सेज, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ओके बच्चों, डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स यूजिंग graphical method, you know, define the terms node and t-node, describe modes of vibration of springs, okay, strings, sorry, strings के अंदर जो आपने पढ़ा, आपने तो क्लोज पाइप, ओपन पाइप, ये सारा चक्कर पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एयर कॉलम्स वाली बात आ गई, देख लें, ये पाइप्स, ये स्ट्रिंग्स, ये दोनों बातें हो गई। और जो है, अब देख लें, ये वेव्स वाली सारी बातें, सिर्फ वेव्स में जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक भी शामिल है, ठीक है। कोई डैम्पिंग की बात नहीं हो रही, कोई रेजोनेंस की बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, सिंपल सिंपल बात है। उसके बाद है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स की, ये अब A2 में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। A2 में जो थर्मोडायनेमिक्स है वो आपने डिटेल में, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू नो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कुछ टर्मिनोलॉजीज का फर्क हो सकता है। डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आपने पढ़ा है, वर्क डन, और हीट एनर्जी सप्लाइड और टेकन आउट इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। डिस्क्राइब द thermal energy transfer from the region of high temperature to the region of low temperature, differentiate between specific heat and molar specific heat, ये बात थोड़ी सी नहीं है आपके लिए, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम ड्यूरिंग ए वॉल्यूम चेंज, यू नो कि वर्क डन इज, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो पी डेल्टा वी होगा, ठीक है। In thermal energy entering of system, work done in the system, explain the first law of thermodynamics, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जाहिर है अगर आपकी इंटरनल एनर्जी, अगर आप सिस्टम पे वर्क डन भी, थर्मल एनर्जी भी उसको सप्लाई करते हो, वर्क डन भी उस पर करते हो, तो ये दोनों एनर्जी किस फॉर्म में जाएंगी, दे विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अप्लाई द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू ड्राइव, ये जो है आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू आर, ये ये एक नई चीज़ है जो आपको यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है जी। फिफ्थ चैप्टर आप देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ये भी आप लोगों ने A2 में पढ़ा है, कूलम लॉ, यू नो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और अब हम जो है A लेवल में पढ़ते थे सिर्फ कि फोर्स जो है आपके पास मीडियम Q1 Q2 अमाउंट ऑफ चार्जेस है, D डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है, और फ्री स्पेस जो है वो आपके पास मीडियम यूज़ किया जाता है। अगर मीडियम कोई और चीज़ बीच में चेंज आ जाता है, मीडियम का चेंज आ जाता है, तो फिर उसकी वजह से फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, हाँ ये अब नई चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम कहते थे उसको, ई फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, ठीक है। ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, ये बात नहीं की आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स इन पॉजिटिव नेगेटिव, और इन्फिनिट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ये आप लोगों ने देखा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने कैपेसिटर पढ़ा है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड यूनिट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी कि उसकी कैपेसिटेंस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कैसे डिपेंड करती है और एरिया ऑफ प्लेट पे कैसे डिपेंड करती है, ये बात नहीं पढ़ोगे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ा हुआ है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी हमने पढ़ा हुआ है। इसमें इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जिस तरह चार्जिंग की इक्वेशन हमने हमारे लेवल में नहीं थी, सिर्फ डिस्चार्जिंग की होती थी। यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की दोनों की इक्वेशन है। इलेक्ट्रोस्टैट
ये जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप लोगों को चार्ज एंड डिस्चार्जिंग टू रेजिस्टेंस, यहाँ पे इक्वेशंस का इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वी नो दैट। डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट साइज कंडक्टिंग प्लेट्स। तो ये भी सारा सेम है, कुछ माइनर चेंजेस हैं इसमें, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम लॉ, अब एस में हम चले गए। V इज इक्वल टू आई आर, ओम लॉ ये पढ़ा है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, याद है ना बच्चों, रो एल बाय ए, दिस इज रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये बातें आपने नहीं पढ़ी कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई पढ़ी है आपने, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ी है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर किलोवाट आवर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी इज पावर इनटू टी। सो पावर इज, अगर आपके पास 1 किलोवाट पावर हो और 1 आवर्स के लिए यूज़ हो रही हो चीज़, तो जो एनर्जी होगी उसको किलोवाट आवर कहेंगे, ठीक है। ओम लॉ, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब कुछ देखें आपने पढ़ा हुआ है। नो चेंज एक्सेप्ट दीज टू थ्री थिंग्स। फिर इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, ठीक है। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इट्स यूनिट, डिफ्स, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड स्केलर प्रोडक्ट। देखें अगेन स्केलर प्रोडक्ट आ गया बी और ए का। हम सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स को ये बी ए लिखते थे जब स्पेशल केस हम देखते थे, एंगल 90 डिग्री है। तो फिर यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ एक चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ पे जो एरिया लिया जाता है ना, ये सरफेस के एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो इसलिए अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इस सूरत में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपके पास जो है वो मैक्सिमम होगा। और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जीरो है। तो इसलिए जो है इस केस में जो फार्मूला यूज़ होता है वो बी ए कॉस थीटा यूज़ होता है। अब देखें थीटा इस केस में जीरो है, एरिया वेक्टर की ये डायरेक्ट एरिया यही होता है, लेकिन वेक्टर उसकी जो है वो उसको वेक्टर ट्रीट किया जाता है, उसकी डायरेक्शन जो है वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अब देखें जब इस केस में सरफेस के परपेंडिकुलर है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो कॉज ऑफ जीरो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। Faraday's law, Lenz's law of conservation of energy, everybody knows, generating electricity, electric current, transformers, ट्रांसफार्मर A2 में के सिलेबस में से निकल गया था इस पिछले 2 साल में, लेकिन अभी भी कुछ लोग कराते थे और मैं भी कराता था। तो अगर आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा पढ़ देंगे, ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड सो ऑन, लेंजेस लॉ, और लेंजेस लॉ से डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है रेक्टिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यूजिंग डायोड्स, एवरीबॉडी नोज के इसको क्या होता है। मॉडर्न फिजिक्स में जो है वो एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट, A2 में आपने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा है कि लाइट जो है वो आपके पास पार्टिकुलर नेचर किस जगह प्रूव हुई थी, ये आपके पास अगर आपको याद हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। फोटॉन एंड पर्टिकुलर नेचर सब टॉपिक्स। आगे क्वांटम है बेसिकली, स्पे स्पेक्ट्रा, उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रम, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल लाइंस, यहाँ पे कुछ फर्क है काफ़ी चीज़ों में, वो हम पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियर फिजिक्स, यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है फिर आप लोगों का सारा कुछ वही है। हाफ लाइफ, रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो आपके पास रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। रेडिएशन के बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। और मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि आपके पास जैसे पेट स्कैनिंग में आप लोग यूज़ करते थे। ये सारा न्यूक्लियर फिजिक्स में आइडेंटिफायर्स, वापस फिर वो उसी चीज़ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस अभी तक का लेटेस्ट सिलेबस ये है, लेकिन इस साल में अगर कोई थोड़ी बहुत जमा तफरीक होती है तो वो आपको पता चल जाएगा।
तो मैंने आपको बता दिया। अब आपका ये खौफ ख़त्म हो जाना चाहिए कि ए लेवल की फ़िज़िक्स और एफएससी की फ़िज़िक्स जो एमडी कैट में पूछी जाती है उनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं है। मैं एक वीडियो नियर फ्यूचर बनाऊंगा, सिर्फ उन टॉपिक्स को को ही कवर कराऊंगा जो ए लेवल में नहीं पढ़े। ठीक है। इसके अलावा हम सीक्वेंस में जाएंगे और सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू।